अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स थे, अगर आप लोगों ने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सुने हो, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जो उसमें जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है या तो वो कैपेसिटर होता है या इंडक्टर इन्वॉल्व होता है। जो सेकंड ऑर्डर सर्किट्स हैं उनमें कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और चूंकि दोनों सर्किट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसी वजह से इनको सेकंड ऑर्डर सर्किट्स भी कहते हैं। वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर क्यों इनको कहते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट थे उसमें किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज या उसमें जो करंट फ्लो कर रहा हो, हमने ये कहा था कि वो वोल्टेज अक्रॉस सर्किट एलिमेंट या करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट एलिमेंट, वो एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करता था। आप किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में कोई भी सर्किट एलिमेंट चूज कर लें, उस सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज या उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों जो फिजिकल ये क्वांटिटीज हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी। हम ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर था फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स का। अच्छा, इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर सर्किट्स हैं जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं, उनमें ये होता है कि ऐसे सर्किट्स में भी आप कोई भी सर्किट एलिमेंट चूज कर लें, उस सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज या उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो सबसे सिंपल सेकंड ऑर्डर सर्किट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें सिंगल नोड पेयर और सिंगल लूप सर्किट्स हैं। तो अगर हम एक सिंगल नोड पेयर आरएलसी सर्किट को देखें, ये बड़ा बेसिक सा और सिंपल सा सेकंड ऑर्डर सर्किट है, सिंगल नोड पेयर है। सिंगल नोड पेयर का मतलब अब तक आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। सिंगल नोड पेयर का मतलब है कि इसमें टू पेयर ऑफ नोड्स हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स हैं। ये ऊपर वाला नोड जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड नोड है, नीचे वाला नोड भी डिस्ट्रीब्यूटेड नोड है, और जो नीचे वाला जो डिस्ट्रीब्यूटेड नोड है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो सिंगल नोड पे सर्किट है। इसको हमने अगर एनालाइज करना है तो सिंगल नोड पे सर्किट अमूमन हम केसीएल अप्लाई करते हैं। तो अगर ये जो अपर डिस्ट्रीब्यूटेड नोड है, अगर इस पर हम केसीएल अप्लाई करें, तो वैसे बाय द वे ये जो करंट सोर्स है इसको हम कह देते हैं IST, और एल हो गया, सी हो गया। इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो करंट है मैं इसको अलग से यहाँ लेबल कर रहा हूँ, इसको कह देते हैं IL एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो अपर डिस्ट्रीब्यूटेड नोड है इस पे अगर हम केसीएल अप्लाई करें तो और हम अगर ये ज्यूम कर लें कि जो करंट्स इस डिस्ट्रीब्यूटेड नोड पे एंटर कर रहे हैं उसको अगर हम पॉजिटिव ले लें और जो करंट्स लीव कर रहे हैं उनको नेगेटिव ले लें, अब जो कैपेसिटर में से करंट फ्लो कर रहा है इसको डायरेक्शन भी हम ये असाइन कर देते हैं। ये जो रेजिस्टर आ रहा है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसको भी डायरेक्शन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन असाइन करते हैं। तो इंडक्टर जो रेजिस्टर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कह देते हैं IRT। कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कह देते हैं ICT। ठीक है, IST जो है ये तो करंट सोर्स है। तो जो करंट एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव है, जो करंट्स लीव कर रहे हैं तो नेगेटिव है। तो अगर जो अपर डिस्ट्रीब्यूटेड नोड है उस पर अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा IST क्योंकि वो एंटर कर रहा है, माइनस IRT माइनस ILT माइनस ICT इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अच्छा अब IRT जो है
जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो VT ही है। मतलब अगर ये अगर 0 है और ये जो अपर नोड है इसकी नोड वोल्टेज को हम अगर VT से डिनोट करें तो जो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी VT है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी VT है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी VT है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो VR है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर वो भी VT है, VL जो है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वो भी VT है, और थोड़ा सा जरा फीका पड़ गया, इसको हम इस तरह देख लेते हैं, VR ये भी VT हो गया, उसके बाद VL ये भी VT है, और जो VC है ये भी VT है। बस बताना ये था, मैं इसको मिटाने लगा। तो तीनों चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि VR भी VT के इक्वल है, V अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL वो भी VT के इक्वल, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC वो भी VT के इक्वल। ठीक है, तो और जो इनके जो रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, उसकी जो पोलैरिटी है वो भी हम वही रखते हैं जो VT की पोलैरिटी है। मतलब ये जो ऊपर वाला नोड है दिस इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द लोअर डिस्ट्रीब्यूटेड नोड। तो ये जो R, L और C इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी भी हम यही रखते हैं कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, अब बिल्कुल इक्वल हो। तो अब ओहम्स लॉ को अगर हम यूज करें, पैसिव साइन कन्वेंशन यूज करें, तो IRT को हम रिप्लेस कर सकते हैं VT ओवर R से। ठीक है, वी कैन रिप्लेस IRT विद VT ओवर R। IRT विल बी इक्वल टू VT ओवर R। ठीक है, अब ये मैंने यहां मेंशन कर दिए। अब मैं IRT को VT ओवर R से रिप्लेस करूंगा। तो यही जो इक्वेशन है हमारी, अब मैं इसको दोबारा लिखने लगा। आप देखें IST तो एज इट इज आएगा, माइनस IRT की जगह हम पुट करेंगे VT ओवर R। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है ILT, क्योंकि आगे माइनस ILT था ना, तो जो ILT है, क्योंकि ये हमारे पास है ना हिसाब किताब, ये इंडक्टर है, ये ILT है। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज जो है ये VL है, जो कि अभी इस केस में VT के इक्वल है। मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं क्योंकि ये थोड़ा फीका हो गया। मैं इसको मिटाने लगा। तो अगर हम सिर्फ इंडक्टर पे फोकस करें, ये है ILT, इसके क्रॉस वोल्टेज है VLT जो कि VT के इक्वल है। ठीक है, तो हमने करंट थ्रू द इंडक्टर और एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इसका हमने रिलेशनशिप डेवलप किया था। एक तो रिलेशनशिप है ना जो कि एक्सप्रेस करता है वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ द करंट, तो वो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू इंडक्टेंस L टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द करंट। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन हम करंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज। तो जब हम करंट को एक्सप्रेस करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज, तो अगर आपको याद हो वो हमारे पास इस किस्म का रिलेशनशिप आता था। तो ILT बेसिकली वाज इक्वल टू इंटीग्रल T 1 over L T naught to T VLX dx and plus IL T naught, where T naught is the initial condition. अब वो T naught की कोई भी वैल्यू हो सकती है, T naught 0 भी हो सकता है, whatever. तो ILT एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो ये था। अब चूंकि VL जो है वो VT के इक्वल है, तो यहाँ VL की जगह VX आ जाएगा। तो हम ये L हटा देंगे यहाँ। ठीक है, तो ILT can be replaced with this expression 1 over L integral T naught to T Vx dx plus IL T naught. तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम यूज करें तो मैं जो इक्वेशन है पीछे मैंने लिखी थी वो मैं यहां दोबारा लिखने लगा। तो हमारे पास था IST, फिर माइनस था IRT, IRT को हमने रिप्लेस किया VT ओवर R से, और फिर माइनस हम जो ILT है उसको हम अब इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करेंगे जो अभी हमने देखा था। तो वो था 1 over L इंटीग्रल T naught to T Vx dx
एंड प्लस आई एल टी नॉट, और उसके बाद था माइनस आई सी टी, यहाँ माइनस आई सी टी भी था, इक्वल टू था। अब आई सी टी हमें मालूम है, आई सी टी in terms of the capacitor voltage that is equal to C times the derivative of the capacitor voltage, और चूंकि VCT भी VT के इक्वल है, तो this will be equal to C times derivative of VT with respect to time। ये simply C times derivative of VT हो जाएगा। तो ICT को रिप्लेस करते हैं C times derivative of VT से। तो ICT की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस C टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमारे पास अब एक इक्वेशन आई है। अच्छा, ये इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ना ये इंटेग्रल इक्वेशन है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब इसमें इंटेग्रल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को एक प्योरली एक ऐसी इक्वेशन में क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिसमें सिर्फ डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, हम ये करेंगे कि हम इक्वेशन की दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम दोनों साइड्स को बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें तो सबसे लेफ्ट साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे पहले आईएसटी है तो पहले उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ये होगा डेरिवेटिव ऑफ आईएसटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द फर्स्ट थिंग। माइनस हम ये एज्यूम करेंगे कि आर एल और सी ये जो पैरामीटर्स हैं ये कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करते, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इनका कोई डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे। तो ये स्केलर है 1/r, ये एज इट इज आ जाएगा, और आगे होगा डेरिवेटिव ऑफ वी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको इंटीग्रल को मैं एंड में सेपरेटली देखता हूं। उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी टाइम्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वीटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि अगर आप वोल्टेज वीटी का फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। ये बेसिकली बन जाएगा, थोड़ा सा गैप देके मैं कह रहा हूं, माइनस सी टाइम्स डी स्क्वायर वीटी बाई डी टी स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0 तो आएगा, 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। अच्छा, अब बात आ गई कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो इंटीग्रल वाली टर्म है। अच्छा, ये जो इंटीग्रल वाली टर्म है, ये अगर आपको याद हो तो जो इंटीग्रल वाली टर्म है ये इस फॉर्म में तो लिखी हुई है, लेकिन इसकी एक और फॉर्मुलेशन भी है अगर आपको याद हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/L, अगर मैं ये आई एल टी नॉट को अगर मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये बेसिकली इस तरह भी था, माइनस इन्फिनिटी टू टी वी एक्स डी एक्स। वो तो फिर हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, और ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये एक्चुअल फॉर्मुलेशन ये थी। फिर ये जो मैंने पहले लिखी हुई थी उसकी इक्विवेलेंट फॉर्मुलेशन है, जिसमें फिर आप वो इनिशियल कंडीशन जो है वो भी एक्सप्लिसिटली आप क्या कहते हैं अपीयर होती है एक्सप्रेशन। लेकिन एक्चुअली तो ये 1/L माइनस इन्फिनिटी टू टी वी एक्स डी एक्स है। अब फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस, अगर हम कैलकुलस के फर्स्ट प्रिंसिपल को देखें तो अगर आप इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो बीच में सिर्फ वीटी रह जाएगा। बेसिकली इन जनरल जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कैलकुलस का, वो ये कहता है कि इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ लेट्स से फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एफ एक्स डी एक्स, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आप उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं जो कि वेरिएबल अपर लिमिट में अपीयर हो रहा है, तो फिर ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, आंसर सिंपली एफ ऑफ टी आता है, आर्गुमेंट में टी आ जाता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस है। तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल को अगर यूज किया जाए तो फिर अगर हम ये जो इंटीग्रल वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कहें ओके टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ 1/L इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू टी वी एक्स डी एक्स, तो 1/L चूंकि कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर आ सकता है। तो 1/L को आप डेरिवेटिव से बाहर ला सकते हैं, तो ये बेसिकली बन जाएगा 1/L तो आ जाएगा बाहर, फिर आएगा टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू टी वी एक्स डी एक्स, और
इसमें फिर ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर सिर्फ v ऑफ t आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आएगा vt ओवर l। तो लुबे लुबाग ये है कि इसका आंसर आएगा vt ओवर l। तो अब अगर हम इंडक्टर वाली टर्म जो है उसका डेरिवेटिव हमने अभी डिराइव कर लिया, तो वो आ जाता है vt ओवर l, और माइनस कैपेसिटर के लिए हमारे पास आता है c टाइम्स d स्क्वायर vt ओवर dt इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली इवेंचुअली हमारे पास, अब आप देख लें कि ये अब हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आया। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें, ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं इनको अगर हम इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएं, तो इवेंचुअली जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो ये है। सर ये लिमिट्स हमने माइनस इन्फिनिटी और t क्यों लिए हैं? जी सर लिमिट्स हमने माइनस इन्फिनिटी टू t क्यों लिए हैं? क्योंकि वो ओरिजिनल डेफिनेशन यही है। ओरिजिनल डेफिनेशन जो है बेसिकली, जिसमें आप इंडक्टर का जो करंट है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स वोल्टेज, उसमें ये माइनस इन्फिनिटी टू टी तो आता है बेसिकली। ये मैंने डिस्कस किया था ना मेरे ख्याल कुछ लेक्चर्स पहले। ये मैं थोड़ा सा दोबारा रीकैप कर लेता हूँ। वो ये था कि जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है दैट इज इक्वल टू इंडक्टेंस टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ILT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर अगर आपको याद हो, हमने कहा था इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैंने फिर ये कहा था कि अगर आप ये वो डमी वेरिएबल यूज करें, अगर आपने अपर लिमिट में टी रखना है तो ये टी को आप x से रिप्लेस कर दें। इफ यू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी ऑन बोथ साइड्स लेट्स से, तो क्या कहते हैं, इधर भी अगर हम, और ये l जो है जो इधर आ रहा था इसको 1 ओवर l यहाँ ले लें, और इधर भी अगर हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी, और इसको हम कह दें ILX, ऑफ कोर्स ये VLX बन जाएगा, और ये DX बनेगा, और ये भी DX बनेगा। तो और ये फिर हमने कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ ILX विद रिस्पेक्ट टू x dx, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये हमने कहा था कि दिस इज नथिंग बट DILX। ये हमने डिस्कस की थी ये बात। तो मतलब ये राइट साइड का जो इंटीग्रल है, दिस बेसिकली बिकम्स इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू t DILX, ठीक है। अच्छा, अब हमने बेसिकली किया ये है राइट साइड पे कि पहले वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x था, उसको हमने ILX से रिप्लेस कर दिया। तो जब आप चेंज ऑफ वेरिएबल इंटीग्रेशन में करते हैं तो लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। तो बेसिकली ये माइनस इन्फिनिटी और t, ये तो x की लिमिट्स थी ना, तो जब आप x की लिमिट्स को ILX की लिमिट से रिप्लेस करोगे तो इधर आप लिखोगे पहले IL माइनस इन्फिनिटी, ऊपर आप लिखोगे ILT, मतलब वो जो वेरिएबल IL है उसकी लोअर और अपर लिमिट। जाहिर बात है वो लोअर और अपर लिमिट वेरिएबल x की जो लोअर और अपर लिमिट उसी के कोरिस्पॉन्डिंग होगी ना। तो आप इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिख सकते हो। अब DILX को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या चीज आएगी आपके पास, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप कह रहे हो इंटीग्रेट dy। तो जब इंटीग्रल dy का इंटीग्रल लेते हो तो आंसर y आता है, ठीक है। अगर मैं कहूं इंटीग्रेट dy फ्रॉम y1 टू y2, तो आप क्या कहोगे, दिस इज इक्वल टू dy का इंटीग्रल y, और फिर आप अपर लिमिट y2 और लोअर लिमिट y1 रखोगे। तो ये DILX जो है इसका इंटीग्रल खाली ILX आएगा, और फिर ILX जो है या खाली IL कह दो, मैं तो वो x की ऊपर जो IL की डिपेंडेंसी है उसकी वजह से यहाँ मैं अलग से x लिख रहा हूँ, मतलब आप इसको खाली DIL भी कह सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। तो और फिर तो इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू DIL क्या बन जाएगा, खाली IL, ठीक है। तो मतलब आप इसको फिर कह सकते हैं ओके IL इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स लोअर लिमिट IL माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट ILT। IL माइनस इन्फिनिटी हमने एज्यूम किया था कि ये 0 होगा, तो ये ओवरऑल आंसर फिर ILT आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास फिर ये माइनस इन्फिनिटी टू t आ, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेशन की थी 2-3 लेक्चर्स पहले। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अब ये जो चीजें हैं ये तो यार बेसिक कैलकुलस है ना। अब ये वो आप लोग कैलकुलस पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल मुझे तो था इंप्रेशन कि आप लोग कैलकुलस पढ़ रहे होगे, तो उसमें आप पढ़े सर, ये पढ़ रहे हैं, बेसिक ही है, ये इजी है। तो ये बेसिक है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल में क्या रिलेशनशिप है भाई, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो we end up with this second order differential equation, ठीक है, in the
नोड वोल्टेज ऑफ द अपर डिस्ट्रीब्यूटेड नोड। इसको अगर आप रीअरेंज करें बेसिकली ये बन जाएगा C टाइम्स D स्क्वायर V, और V की जो टाइम पे डिपेंडेंसी वो मैं वैसे नहीं लिख रहा, ये V खाली V का मतलब है V ऑफ t, t स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 1/r dv बाई dt, और ये प्लस v/L आ जाएगा, और आप राइट साइड पे आप ये वाला टर्म रहने दें तो dis बाई dt। दिस इज व्हाट यू कॉल अ सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये खासा है सेकंड ऑर्डर सर्किट्स का। और ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर सर्किट था क्योंकि इसमें R भी था, L भी था और C भी था। तो अब इसमें हमने जो 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 फिजिकल क्वांटिटी पिक की थी वो थी अपर डिस्ट्रीब्यूटेड नोड की नोड वोल्टेज, ठीक है। और हमने देख लिया कि वो जो नोड वोल्टेज है इवेंचुअली हमने ये देखा कि इट सेटिस्फाइज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मतलब अब ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है इसका कोएफिशिएंट C है वो कांस्टेंट है, ये जो डेरिवेटिव टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1/r है वो भी कांस्टेंट है, और ये जो V वाली टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1/L है वो भी कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली कहलाती है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये खासा है सेकंड ऑर्डर सर्किट्स का। अभी हम जो दूसरा जो बेसिक सर्किट है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि सिंगल लूप सर्किट है। उसमें भी जो भी आप क्वांटिटी पिक करेंगे फिजिकल क्वांटिटी एनालाइज करने के लिए, आप देखेंगे इवेंचुअली वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर आप एक ये सिंगल लूप सर्किट को देखें, अब ये भी सेकंड ऑर्डर सिंगल लूप सर्किट है। सेकंड ऑर्डर इसलिए कि इसमें RLC तीनों है, ठीक है। तो लेट्स से ये करंट इस सिंगल लूप में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको IT कह देते हैं। ये पोलैरिटी हम रखते हैं VC की, प्लस माइनस पोलैरिटी VL की ये रख लेते हैं, और प्लस माइनस VR ये रख लेते हैं, ठीक है। तो ये R हो गया, ये C हो गया, ये L हो गया, ठीक है। और हम इसको कह देते हैं VST। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर पिछले वाले सर्किट की सिर्फ इक्वेशन ड्राइव करनी थी। पिछले वाले सर्किट की हमने इक्वेशन डिराइव करनी थी, और ये अप्रिशिएट करना था कि जो ये इसमें डेमोन्स्ट्रेशन ये हो रही है कि अभी तो हम जो सबसे दो बेसिक सर्किट्स हैं जिनको आप सिंगल नोड पेयर और सिंगल लूप कहते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। उससे हम डेमोन्स्ट्रेट ये कर रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर सर्किट्स में अगर आप किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज या उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो इवेंचुअली इट लीड्स टू अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर आ रही है, थैंक यू। हाँ हाँ। तो अब मिसाल के तौर पे अगर ये सिंगल लूप सर्किट है, सिंगल लूप सर्किट है तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि जो तीनों जो पैसिव एलिमेंट्स है ये इन सीरीज कनेक्टेड है, इनमें से सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। मतलब कि अब वो जो कॉमन करंट है उसको अगर आप IT से डिनोट करते हैं तो IR जो है इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू IT, ठीक है। जो सिंगल नोड पेयर था उसमें तमाम के क्रॉस वोल्टेज सेम थी, इसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं सर्किट उनमें से सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो जो सिंगल लूप सर्किट है अमूमन उसको एनालाइज करने के लिए आप KVL अप्लाई करते हैं। सिंगल नोड पेयर जो है उसको एनालाइज करने के लिए आप KCL अप्लाई करते हैं। जो सिंगल लूप सर्किट है उसको एनालाइज करने के लिए आप KVL अप्लाई करते हैं। तो एक ही लूप है तो उसमें KVL अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट हुए ऊपर जाएं और फिर वापस आए तो यह आ जाएगा -VST प्लस VR प्लस VC प्लस VL इक्वल टू 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अब VR VC VL इनको हम बड़े आराम से इनके जो क्या कहते हैं, चूंकि तीनों में से करंट IT फ्लो कर रहा है, वी कैन रिप्लेस VR विद R टाइम्स IT, ठीक है। जो VC है जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है उसको हम किस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं? उसमें अगर आपको याद हो हमने ये डिस्कस किया था कि वी कैन एक्सप्रेस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमने कहा था कि VC इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रल -∞ टू T ICX dx, अगर आपको याद हो, ठीक है। ये इंडक्टर में उल्टा होता है, कैपेसिटर के अंदर आप वोल्टेज को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ द क्या कहते हैं इंटीग्रल ऑफ द करंट। तो इसको अगर हम यूज करें
और ICX इस केस में IT ही है, ये खाली IX आ जाएगा। तो हम VC को इससे रिप्लेस कर सकते हैं 1/c माइनस इन्फिनिटी टू T IX dx। तो प्लस 1/c इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू T IX dx ये हो जाएगा। और जो VL जो है उसको तो बड़ा आराम से वो जो डेरिवेटिव ऑफ द करंट वाला एक्सप्रेशन है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो प्लस VL है, VL के जो हम लिखेंगे इंडक्टेंस L टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ IT विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यू कैन नाउ इजीली गेस के ये भी इवेंचुअली हमारे पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। क्योंकि जब आप इसको आप क्या कहते हैं, अब ये अगेन इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका बेस्ट तरीका ये है इक्वेशन के दोनों साइड को अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बन जाएगा माइनस dvs/dt, ये बन जाएगा प्लस r टाइम्स di/dt। इसमें अगेन डेरिवेटिव और इंटीग्रल दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये बन जाएगा 1/c टाइम्स it, और ये बन जाएगा l टाइम्स d² i/dt²। तो अगर हम इस साइड के ऊपर इसको लिखें दोबारा, तो इसको डिफरेंशिएट करें, ये बन जाएगा L टाइम्स d² i/dt² प्लस r टाइम्स di/dt प्लस i/c, वो i की टाइम पे डिपेंडेंस वाली लिख रहा, और dvs/dt। अगेन वी हैव सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो दो बेसिक सर्किट्स थे, इनसे बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट ये करना था कि सेकंड ऑर्डर सर्किट्स हो, चाहे जिस किस्म का भी हो, कॉम्प्लिकेटेड भी हो। अब ये तो दो बेसिक सर्किट थे, कोई कॉम्प्लिकेटेड सेकंड ऑर्डर सर्किट भी हो, तो उसमें आप कोई भी वोल्टेज या कोई भी करंट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो इवेंचुअली आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, तो अब इसका बेसिकली मतलब यह है कि चूंकि इवेंचुअली हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आनी है जिसको जाहिर बात है हमने सॉल्व करना है। अब जाहिर बात है अब इस सर्किट को एनालाइज करने का क्या मतलब है कि आपने इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो पिछला जो सिंगल नोड पे सर्किट था उसमें इवेंचुअली हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी। तो सर्किट को एनालाइज करने का मतलब है, एक सेकंड ऑर्डर सर्किट को एनालाइज करने का मतलब है कि इवेंचुअली वी हैव टू सॉल्व अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक यूज होती है। अब बेसिकली अगला पार्ट ये है कि अब हमें ये देखना है कि इन जनरल अगर हम एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको मैं बड़ा ब्रीफली लेके चलूंगा। तो इन जनरल इफ यू आर गिवन अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, लेट्स से d²xt/dt² plus a1 dxt/dt plus a2 xt equals to ft। अब ये जो हमने दोनों जो सर्किट्स देखे थे, इन दोनों सर्किट से इवेंचुअली जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी वो इन जनरल इसी फॉर्म में थी। एक सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म थी, फिर प्लस सम कांस्टेंट टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म थी, प्लस सम कांस्टेंट टाइम द एक्चुअल वेरिएबल एंड इक्वल टू सम यहाँ सम कांस्टेंट ft। कांस्टेंटली सम फोर्सिंग, इसको फोर्सिंग फंक्शन कहते हैं ft। और ये अमूमन जो ft होता है ना, दिस इज रिलेटेड टू आइदर अ करंट सोर्स और अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो जैसे जो सिंगल नोड पे सर्किट था उसमें ये जो ft था इट वाज रिलेटेड टू द करंट सोर्स ist, और जो सिंगल लूप सर्किट था उसमें ft था इट वाज रिलेटेड टू द वोल्टेज सोर्स vst। और ये जो xt होता है अमूमन ये या तो किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज होती है या उसमें से कोई करंट फ्लो जो कर रहा है, xt अमूमन वो होता है। और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, मींस वी नीड टू फाइंड xt। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि हमने xt को डिटरमिन करना है। अब जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका मोरलेस उसी तरह का ही है जिस तरह का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का है। तो अगर आपने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हो, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व करना था तो हमने कहा था कि जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की विच इज द एक्सप्रेशन फॉर xt, हमने कहा था कि xt, हमने ये अज्यूम किया था कि xt बेसिकली इज अ सम ऑफ टू फंक्शंस xpt एंड xct। इसको हमने कहा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन xpt को, और ये xct को हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो अच्छा,
ये जो XCT है ना बेसिकली, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं, अब हम बारी बारी पहले ये देखेंगे कि XCT को कैसे डिटरमिन करना है और XPT को कैसे डिटरमिन करना है। जब ये दोनों आ जाएंगे, इनको एड अप करेंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी सॉल्यूशन XT आ जाएगी। जस्ट लाइक द फर्स्ट ऑर्डर केस, ये जो XCT है, XCT is the solution when f of t is 0, when ft is 0। तो जो राइट हैंड साइड पर जो फोर्सिंग फंक्शन है उसको आप 0 पुट कर दें। 0 पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, बेसिकली उस रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होती है उसको XCT कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये ft को 0 पुट कर दें और फिर अगर आपको कहा जाए कि ft को 0 पुट कर दो, अब जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने के नतीजे में जो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आएगी उसको आप XCT कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो ft को अगर हम 0 पुट करें, ये हमने ft को 0 पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा, और अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये बेसिकली कहलाती है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आधे घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक स्टूडेंट्स बार बार ज्वाइन इन कर रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छा, 12। तो अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और हमें एक ऐसा फंक्शन XT निकालना है कि जब आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लें, फिर आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें, और फिर आप उस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और तीनों को ऐड अप करें तो आंसर 0 आना चाहिए। अच्छा, इस किस्म का जो बिहेवियर है ना, इस किस्म का बिहेवियर दैट इज एग्जिबिटेड बाय द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि अच्छा, अब चूंकि इस इक्वेशन को XCT सेटिस्फाई करता है तो यहां मैं XCT लिखूंगा क्योंकि मैंने फोर्सिंग फंक्शन को 0 पुट किया। मैं अज्यूम करता हूं कि लेट अस अज्यूम दैट XCT is of this form, it is equal to e raised to power some scalar s times t. It is an exponential function. अच्छा, ये हमने अज्यूम इसलिए किया है क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उनकी खास बात ये होती है कि अगर आप उसका डेरिवेटिव लो ना तो आपके पास दोबारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि XCT e पर st के इक्वल है, तो डेरिवेटिव ऑफ XCT जो है इट विल बी s टाइम्स e पर st, सम स्केलर टाइम्स अगेन द सेम एक्सपोनेंशियल। और अगर डबल डेरिवेटिव लो तो आ जाएगा s स्क्वायर टाइम्स e पर st, अगेन सम स्केलर टाइम्स द सेम एक्सपोनेंशियल। तो अब चूंकि आपके पास सेम एक्सपोनेंशियल आ रहा है, सिर्फ किसी अप्रोप्रिएट स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फॉर अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ s, ठीक है, जब आप इन तीनों को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर सम अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ s, इन सब का सम 0 आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल या जिसे कहते हैं एक जैसी टर्म्स हैं, तमाम टर्म्स चूंकि सेम एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो s की अप्रोप्रिएट वैल्यू ऐसी चूज की जा सकती है जिसके लिए ये टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए तो आंसर एग्जैक्टली 0 ले। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी एक स्केल्ड एक्सपोनेंशियल होता है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ बैड असम्पशन, कि XCT विल बी ऑफ दिस फॉर्म e पर st। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अगर हम ये अज्यूम करें कि XCT जो है वो e पर st निकले। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले आपकी बुक में एक और नोटेशन यूज की हुई है, चूंकि वो जरूरी है नोटेशन, वो स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो मैं इस नोटेशन को यूज करूंगा। नोटेशन ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनस, इसमें ये जो A1 A2 है, इनको मुख्तलिफ नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। हम लिखते हैं A1 को हम पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 zeta ओमेगा नॉट, क्योंकि ये नोटेशन यूज होती है, ये वेल एस्टैब्लिश्ड नोटेशन है, ठीक है, तो हम इसी को यूज करेंगे। और जो A2 है दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, जीटा और ओमेगा नॉट, ठीक है। इसमें अब इनको जीटा और ओमेगा नॉट जो है, इनको खास नाम जो है वो भी दिए जाते हैं। बेसिकली जो जीटा है बेसिकली वो एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग रेशियो कहलाता है। अब इसमें जो जीटा है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग रेशियो, और ये जो ओमेगा नॉट है ये बेसिकली कहलाती है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये जो ओमेगा नॉट है ये है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग रेशियो है, जीटा और ओमेगा नॉट जो है वो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हम बेसिकली अब A1 A2 की जगह हम 2 जीटा ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट स्क्वायर यूज करेंगे। तो
विद दिस नोटेशन अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है बेसिकली, जिसको अब हमने सॉल्व करना है बेसिकली विद दिस न्यू नोटेशन, वो फिर ये बनती है। अब इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, उसकी जगह नहीं लगती। ये बनेगा d square xt by dt सर ओमेगा नॉट के बारे में क्या बताया? अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्लस ट्वाइस ऑफ zeta ओमेगा नॉट dxt by dt और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर xt इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसे यहाँ xt के बजाय xct आना चाहिए क्योंकि वो xct है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी xct, इधर भी xct। ठीक, अच्छा अब हमने चूंकि अज्यूम किया है, हमने अज्यूम किया कि xct इज ऑफ दिस फॉर्म e पावर st, तो हम अब इस एक्सप्रेशन को यूज करके यहाँ दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो अप्रोप्रिएट s की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर xct e पावर st है तो जैसे मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ xct जो है वो हो जाएगा s टाइम्स e पावर st। आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, और फिर जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ xct है वो हो जाएगा s स्क्वायर टाइम्स e पावर st। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अगर हम सब्स्टिट्यूट करें दोबारा वापस यहाँ, तो सेकंड डेरिवेटिव की जगह आ जाएगा s स्क्वायर टाइम्स e पावर st प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट, इधर आ जाएगा s टाइम्स e पावर st और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर e पावर st इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि e पावर st जो है वो तो कभी 0 नहीं होता, e पावर st इज नेवर इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ t। ठीक है, तो आप e पावर st से थ्रू आउट इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय e पावर st। जब आप दोनों साइड को e पावर st से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट s प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन आती है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है जी, अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये जो जीटा ओमेगा नॉट है ये कांस्टेंट्स हैं, सारी बात है, क्योंकि वो a1 a2 से आ रहे हैं, a1 a2 भी कांस्टेंट होगी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का मतलब है कि अब ये इट्स नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन s। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन s है, उसको सॉल्व करना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कि अगर आपको इन जनरल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये गिवन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसे बात है भाई, यहाँ चूंकि जो x स्क्वायर की टर्म है उसके साथ चलें अभी हम a लिख देते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें तो हमारे पास आता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दिस इज व्हाट वी हैव। तो अगर यही फार्मूला हम यूज करें और हमने पीछे जो इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है वो थी s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट s प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखिए, इसमें a 1 है, b जो है वो 2 जीटा ओमेगा नॉट है और c ओमेगा नॉट स्क्वायर। अगर आप उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो ये है। तो इसके तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर यूज करें तो s क्या आ जाएगा, माइनस बी पहले लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यूज करें तो माइनस बी की जगह आएगा 2 जीटा ओमेगा नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस 2 जीटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आ जाएगा 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c ओमेगा नॉट स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली बता देता हूँ क्या आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो s हमारे पास आ जाएगा माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस ओमेगा नॉट बाहर अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। दिस इज व्हाट वी हैव। सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करके ये हमारे पास आएगा। अच्छा, अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 केसेस अब हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल गैपिंग रेशियो जीटा। वो 3 केसेस क्या हैं? वो 3 केसेस ये हैं कि ये जो जीटा है ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ये जीटा इक्वल टू 1 हो सकता है, ये जीटा लेस देन 1 हो सकता है। तो इन तीनों केसेस के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगी, जो रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो डिफरेंट होंगे। ये आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा
जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बेसिकली अगर वो पॉजिटिव हो तो रियल और क्या कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो रियल और इक्वल होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेस जीरो हो तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं बेसिकली और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं। उसकी वजह है कि ये चूंकि हम इनको रियल कोएफिशिएंट्स अज्यूम कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई बिलीव आप सबने पढ़े नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े नहीं आप सबने? यस सर। चलो शुक्र है। तो ये तीनों केसेस जो हैं बेसिकली उनमें हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगी। जो पहला जो केस है जिसमें अगर जो जीटा है केस नंबर 1 है, इसमें अगर जीटा ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो उसमें फिर हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो उसमें 2 रूट्स आते हैं, एक को आप S1 कह दें, एक को S2 कह दें। S1 जो है वो होगा माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, और एक माइनस जीटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। तो जो ये 2 वैल्यूज आई हैं, अब देखें हमने ये जूम किया हुआ था कि XCT जो है इट इज इक्वल टू e पावर ST, ठीक है। अच्छा, लेकिन S की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। इसका मतलब कि एक सॉल्यूशन हमारे पास, अगर मैं इसको कह दूं, एक को मैं कह दूं X1CT, एक सॉल्यूशन है e पावर S1T और एक सॉल्यूशन है जिसको मैं X2CT कहता हूं। दो क्योंकि S की 2 वैल्यूज आ गई, e पावर S2T, 2 सॉल्यूशंस आ गए। सर ये ब्रैकेट नहीं होगी ना, ये फंक्शन ऑफ t नहीं, S2T, 2 सॉल्यूशंस आ गए ना। तो अब डिटेल में जाए बगैर मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि अगर ये 2 सॉल्यूशंस हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है कि जो आपका जो ओवरऑल जनरल सॉल्यूशन होगी XCT, इट विल बी some constant k1 times e power s1t plus some constant k2 times e power s2t। ये बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड रिजल्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर आप डिटेल में उसकी थ्योरेटिकल डिटेल में जाएं तो ये बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड रिजल्ट है। अगर आपके पास 2 सॉल्यूशंस हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, बेसिकली वो कहलाती है जनरल सॉल्यूशन। तो ये 2 S1 और S2 के लिए जो सॉल्यूशंस हैं ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये कहलाएगी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो XCT हमारे पास ये आएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सम कांस्टेंट टाइम्स वन सॉल्यूशन प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स द अदर सॉल्यूशन, ठीक, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आएगी जो XCT की वैल्यू वो ये आएगी, सम कांस्टेंट k1 टाइम्स e पर s1t प्लस सम कांस्टेंट k2 टाइम्स e पर s2t, ठीक है। तो ये तो हमारे पास केस होगा जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि ये k1 k2 ये जो अननोन कांस्टेंट्स हैं इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, वो हम इनिशियल कंडीशन से सॉल्व करेंगे। ये हम देखेंगे जब हम एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो ये केस नंबर 1 हो गया जिसमें जीटा ग्रेटर देन 1 था। अच्छा, केस नंबर 2 जिसमें जीटा क्या कहते हैं लेस देन 1 होता है, ये केस नंबर 2 है। अच्छा, अब जीटा अगर लेस देन 1 है तो अब आप देखिए जो जनरल एक्सप्रेशन था S का वो था माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस ओमेगा नॉट इंटू अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये था, ये जनरल एक्सप्रेशन था। अब अगर जीटा लेस देन 1 आ जाए तो अगर जीटा लेस देन 1 तो इसका मतलब है जीटा स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है कि नहीं, क्योंकि जीटा लेस देन 1 है तो इसका मतलब जीटा स्क्वायर माइनस 1, या इसको पहले हम इस तरह कर देते हैं क्योंकि जीटा लेस देन 1 है, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें। दिस इंप्लाइज जीटा स्क्वायर इज लेस देन 1 which implies zeta square minus 1 is less than 0, which also implies 1 minus zeta square is greater than 0, ठीक है। तो इस चीज को यूज करते हुए अब आप ये देखें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस ओमेगा नॉट। अब विद इन द स्क्वायर रूट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके 1 माइनस जीटा स्क्वायर, पहला बात तो ये। जिसको फर्दर लिख सकते हैं माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस ओमेगा नॉट, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक रियल वैल्यू आएगी। ये माइनस 1 अंडर रूट, ये अब आप लोगों को मालूम है इसे क्या कहते हैं, दिस इज आयोटा, जिसको आपकी बुक में जे से डिनोट किया जा रहा है। इवेंचुअली हमारे पास आती है माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस
इसकी जगह जे आ जाएगा, जे ओमेगा नॉट अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो और वो एक और फर्दर नोटेशन आपकी बुक में यूज हुई है कि इस पूरी की पूरी टर्म को रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिग्मा से। ये जो अगर हम एक और नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाएं, सिग्मा को अगर हम कह दें जीटा ओमेगा नॉट, ठीक है जी, और ओमेगा डी जो है इसको हम कह दें दिस थिंग ओमेगा नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा माइनस सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा डी। ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया नेचुरल पार्ट, ठीक है। ये बारह नोटेशन आपकी बुक में यूज हुई है। तो अच्छा, अब इसको अगर हम यूज करें, अब हमारे पास एस की दो वैल्यूज आ गई, माइनस सिग्मा माइनस जे ओमेगा डी और माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा डी, ठीक है। तो जाहिर बात है इसके कोरिस्पॉन्डिंग पर जो सोल्यूशन हमारे पास होगी, दो हमारे पास अब हैं सोल्यूशन। एक है S1 माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा डी और एक S2 है माइनस सिग्मा माइनस जे ओमेगा डी। अब ये सिग्मा और ओमेगा डी वाली नोटेशन मैं यूज कर रहा हूं। तो अब अगेन हमने क्या कहा था कि XCT वाज इक्वल टू ई पावर ST। हमारे पास दो सोल्यूशन आई हैं, X1CT इज ई पावर S1T और X2CT इज ई पावर S2T, ठीक है। अब S1T S2T ये दोनों अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब इसको जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये जो X1CT है जो कि ई पावर S1T है, इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं ई पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा डी इंटू टी। इसको फर्दर लिख सकते हैं ई पावर माइनस सिग्मा टी, ठीक है, इंटू ई पावर जे ओमेगा डी टी, ठीक है। अच्छा, अब ई पावर जे ओमेगा टी या ई पावर जे थीटा बाय आयलर्स थ्योरम, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। या आयलर्स थ्योरम आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा होगा। जो आयलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ये कहती है ई पावर जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो इसको अगर हम यूज करें तो दिस थिंग वुड बिकम ई पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ये आ जाएगा कॉस ओमेगा डी टी प्लस जे साइन ओमेगा डी टी। दिस इज व्हाट यू आर गोना गेट, ठीक है। तो या और इसी तरह फिर हमारे पास वो आएगा S2 के लिए भी आएगा। उसमें सिर्फ ये कि वो सिर्फ माइनस साइन बेसिकली आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया X1CT। तो X2CT अगर हम X2CT देखें और फिर उसको दोनों को कंबाइन भी करते हैं, तो X2CT जो है वो है ई पावर S2T और S2 जो था वो था माइनस सिग्मा माइनस जे ओमेगा डी। इसको अगर हम यहां इसमें प्लग इन करें तो हो जाएगा ई पावर माइनस सिग्मा माइनस जे ओमेगा डी टाइम्स टी, तो हो जाएगा ई पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई पावर माइनस जे ओमेगा डी टी, ठीक है। तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस सिग्मा टी और ये जो ई पावर माइनस जे ओमेगा डी टी है, इसमें आप अब अगर इसको आप पहले इस तरह भी लिख सकते हैं ना, माइनस इनसाइड लेकर आप कह सकते हैं जे टाइम्स माइनस ओमेगा डी टी। पहले इसको इस तरह लिखें और फिर वो जो ई पावर जे थीटा वाला जो आयरल फॉर्मूला है उसको अगर हम यूज करें तो दिस वुड बिकम, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वुड बिकम कॉस ऑफ माइनस ओमेगा डी टी प्लस जे साइन ऑफ माइनस ओमेगा डी टी, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस ओमेगा डी टी विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा डी टी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इस चीज को यूज किया जाए तो यहां से तो माइनस साइन हट जाएगा, इधर से जब आप माइनस साइन हटाओगे तो इधर आपके माइनस ही आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव। तो X1CT और X2CT में फर्क सिर्फ ये है कि X1CT में यहां प्लस आ रहा है और X2CT में यहां माइनस आ रहा है। तो हमने जो कहा था कि XCT विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, हम कहेंगे ओके दिस विल बी इक्वल टू K1 e पावर S1T प्लस K2 e पावर S2T, ठीक है। तो K1
S1 e पावर S1 t हमारे पास आया था e पावर माइनस सिग्मा 1t इंटू हमारे पास आया था कॉस ऑफ ओमेगा dt प्लस j साइन ऑफ ओमेगा dt और प्लस k2 टाइम्स e पावर माइनस सिग्मा सिग्मा 1 नहीं खाली सिग्मा सॉरी माइनस सिग्मा t इंटू ये आ रहा था कॉस ऑफ ओमेगा dt माइनस j साइन ऑफ ओमेगा dt. दिस इज व्हाट वी हैव. e पावर माइनस सिग्मा t जो है वो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं. तो अब इसको परसेंट की कॉमन लेते हैं. जगह चुके नहीं है तो मैं चूंकि अभी रिकॉर्ड भी रहा बाद में देख लेना. इसको हम मिटा कर लेट मी पुट इट दिस वे. तो यहां से स्टार्ट होते हैं. तो e पावर माइनस सिग्मा टी बाहर आ गया. इनसाइड हमारे पास आ जाएगा k1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस k1 जे साइन ऑफ ओमेगा डी टी और उसके बाद प्लस k2 कॉस ऑफ ओमेगा डी टी और माइनस k2 जे साइन ऑफ ओमेगा डी टी. और इसको आप लिख सकते हैं e पावर माइनस सिग्मा टी. ये हो जाएगा जी k1 प्लस k2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डी टी. ठीक है. और प्लस k1 माइनस k2 इंटू जे साइन ऑफ ओमेगा डी टी. दिस इज व्हाट वी हैव. ठीक है. तो अब आप ये जो k1 प्लस k2 है इस पूरे को आप बेसिकली शायद a1 से रिप्लेस कर दें और ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है k1 माइनस k2 टाइम्स j इसको आप a2 से रिप्लेस कर दें. तो अब इवेंचुअली हमारे पास वो फॉर्म आएगी जो आपकी बुक में लिखी हुई. तो ये बन जाएगा a1 टाइम्स कॉस ओमेगा डी टी प्लस a2 टाइम्स साइन ओमेगा डी टी और ये e पर माइनस सिग्मा टी. तो अगर मैं इसको अब फाइनली अगर लिखूं तो ये हमारे पास आ रहा है e पर माइनस सिग्मा टी. ठीक है जी. और विद इन ब्रैकेट्स आ रहा है a1 कॉस ओमेगा डी टी प्लस a2 साइन ओमेगा डी टी. ठीक है. तो अब वो जो सिग्मा और ओमेगा डी के एक्सप्रेशन अगर दोबारा सब्स्टिट्यूट करें बैक तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन. अच्छा, अब ये जो है बेसिकली इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं ये केस कहलाता है अंडर डैम्प. इससे पहले जो हमने वो सिग्मा ग्रेटर देन 1 वाला केस देखा था वो कहलाता था ओवर डैम्प्ड केस. तो हम देखेंगे कि ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या है. और ये सिग्मा लेस देन जीटा सॉरी लेस देन 1 वाला केस है, इसको हम कहते हैं अंडर डैम्प. और अभी वो सिग्मा इक्वल टू 1 वाला केस है उसका फिर एक और टर्म है जिसको हम कहेंगे क्रिटिकली डैम्प. वो हम देखेंगे. तो जो पिछला केस था वो ओवर डैम्प था. ये जो जीटा लेस देन वाला केस है जिसमें ये हमारे पास एक्सीटी है ये कहलाता है अंडर डैम्प. तो ये बेसिकली अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर आप इसके एक्सप्रेशन को देखें तो दिस लुक्स लाइक अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल बट विद ऑसिलेटरी बिहेवियर. ठीक है. मतलब के कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये जो एक्सीटी है इसका अगर हम रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट अलहदा अगर हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करें तो आप देखेंगे इसमें a2 जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. a2 जो है वो था k1 माइनस k2 टाइम्स j. ठीक है. तो ये जो पूरा एक्सीटी है ना इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक इसका रियल पार्ट होगा और एक वो इमेजिनरी पार्ट होगा जो कि वो आयोटा j के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो अगर हम ये एक्सीटी जो है इसका अगर हम रियल पार्ट लें रियल पार्ट ऑफ एक्सीटी और उसको हम प्लॉट करें वर्सेस टाइम
अगर हम रियल पार्ट को, सिर्फ रियल पार्ट को प्लॉट करें, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, दोनों में किसी एक को प्लॉट करें वर्सेस टाइम, तो आप देखेंगे वो इस किस्म का प्लॉट होगा। लाइक दिस। अब ये जस्ट लाइक साइन या कोसाइन, इसका ऑसिलेटरी बिहेवियर तो है, लेकिन ऑसिलेशंस वो डाई आउट हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये जितनी भी ऑसिलेशंस हैं, इनकी अगर पीक्स और ट्रफ्स, इनको अगर आप कंबाइन कर लें, तो इनको जो कर्व टच करता हुआ जाता है, वो बेसिकली ई पावर माइनस सिग्मा टी का कर्व है। अगर ये ऊपर वाला कर्व अगर आप देखें जो पीक्स को टच कर रहा है, दिस इज नथिंग बट ई पावर माइनस सिग्मा, इसको कहते हैं एनवेलप। दिस इज नोन एज द एनवेलप। और ये जो ऑसिलेशंस होती है, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको रिंगिंग भी कहते हैं। बहरहाल इस नोटेशन, इस टर्मिनोलॉजी को इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। बहरहाल दिस इज द एनवेलप, ठीक है। ये वो स्मूथ कर्व है जो कि ऑसिलेशंस की पीक्स को या टर्फ्स को, अब ये जो है बेसिकली ये इसका मिरर इमेज है अबाउट दिस लाइन, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो फिर ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो है और ये, दीज टू आर देयर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, और जो मिरर लाइन है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो और ये कहलाता है दी अंडर डैम्प्ड केस, पिछला वाला था ओवर डैम्प्ड केस। अच्छा, अब जो तीसरा सिनेरियो है जिसमें जीटा इक्वल्स टू 1 होता है, वो कहलाता है क्रिटिकली डैम्प्ड। व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1, तो फिर हमारे पास वो जो s है, s1 और s2 दोनों इक्वल आ जाते हैं, और दोनों की वैल्यू होती है माइनस जीटा ओमेगा नॉट, क्योंकि वो जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो जीरो हो जाता है। अच्छा, इसके केस में जो xct है, उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है सम कांस्टेंट k1 टाइम्स e पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट t एंड प्लस सम कांस्टेंट k2 वेरिएबल t टाइम्स e पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट t। अब अच्छा, अब ये यहाँ t साथ क्यों आया? देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, उसकी क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बात आती है, तो उसकी डिटेल में आपको जाने की बात जरूरत नहीं। वैसे जब आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिपीटेड रूट्स आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो आपकी जो होमोजेनस जो सॉल्यूशन होती है वो इसी फॉर्म में होती है, एक टर्म के साथ जो टाइम वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है। इसके पीछे पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। पर ये 3 केसेस हमारे पास हैं, तो ये कहलाता है क्रिटिकली डैम्प्ड केस। क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि हमने xct कैसे निकालना है, लेकिन अगर आपको याद हो, जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसकी जो ओवरऑल सॉल्यूशन थी, वो अगर आपको याद हो, ओवरऑल सॉल्यूशन थी वो 2 टर्म्स का सम था। अगर आपको याद हो, xt हमने कहा था इट वाज इक्वल टू xpt प्लस xct। अभी तो हमने ये देखा कि xct हमने कैसे निकालना है, और उसके 3 मुख्तलिफ केसेस देखे। xpt जो है वो हमारे केस में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो हमने जो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी थी जनरल, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट dx by dt and plus omega naught square xt equals to ये जो ft था, हम चूंकि डीसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास जो वोल्टेज या करंट सोर्सेज हैं वो डीसी होंगे, क्योंकि अभी हम एसी एनालिसिस पर नहीं गए, वो अगला चैप्टर है। तो उसमें ये जो फोर्सिंग फंक्शन होता है ft, ये कांस्टेंट होता है, इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a, इट डजंट चेंज विद टाइम। अच्छा, अगर हमारा फोर्सिंग फंक्शन कांस्टेंट होना, तो जो एक्सप्रेशन फोर्सिंग फंक्शन का होता है, या जो नेचर फोर्सिंग फंक्शन की होती है, वही नेचर इस फंक्शन xpt की भी होती है। ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसकी फॉर्म या नेचर वही होती है जो कि फोर्सिंग फंक्शन की फॉर्म होती है। अगर फोर्सिंग फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, इफ इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो ये जो xpt है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये भी एक कांस्टेंट होगा, इट वोंट चेंज विद टाइम। तो क्योंकि अभी हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा ये जो फोर्सिंग फंक्शन है, क्योंकि ये जो टर्म ft है ना, ये करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स की वजह से ही अपीयर होती है। तो चूंकि करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स अगर कोई भी अपीयर होगी, तो वो चूंकि डीसी सोर्स होगी, तो ये राइट साइड पे जो ft वाली टर्म आएगी, ये कांस्टेंट होगा। तो अगर ft कांस्टेंट है, तो हम वी कैन इजीली अज्यूम कि xpt भी कोई कांस्टेंट k होगा। अब हमने सिर्फ वो कांस्टेंट k डिटरमिन करना होगा, ठीक है। तो उसको हम बड़े आराम से डिटरमिन कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो हम इस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कि चूंकि हमने ये अज्यूम किया हुआ कि ft a है, इज अ कांस्टेंट, तो हम
assume क्या किया भाई, ये है, if ft is a constant then we can assume that xpt is some constant k. अब हमने वो constant k डिटरमिन करना है। अच्छा, ये जो xct था ना, अगर आपको याद हो, xct तो सोल्यूशन थी जब राइट हैंड साइड पे आप ft को 0 अज्यूम कर लेते हो। ये जो xpt है, ये सोल्यूशन है जब आप दोबारा वापस f of t को राइट हैंड साइड पे ले आते हो, और चूंकि अब आप अज्यूम कर रहे हो कि f of t a के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि xpt is a function which satisfies the following differential equation: d square xt by dt square plus 2 zeta omega naught dx by dt plus omega naught square xt and equal to ft का कांस्टेंट a पुट कर दें। ठीक, तो चूंकि ft अब कांस्टेंट a के इक्वल है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चूंकि xpt सेटिस्फाई करती है, तो हम xpt को k के इक्वल पुट करके फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर देखेंगे कि k की वैल्यू क्या आती है। अच्छा, अब बात ये कि अगर xpt कांस्टेंट k के इक्वल है, तो जाहिर बात है उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा xpt का वो 0 होगा, और उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है xpt का वो भी 0 होगा। ये दोनों 0 होंगे, तो इसका मतलब ये वाली टर्म, फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म और सेकंड डेरिवेटिव टर्म, ये तो गई, गायब हो, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0, सेकंड डेरिवेटिव भी 0। सिर्फ यहां हम x की जगह xpt पुट कर देंगे, और xpt क्या है, वो k के इक्वल है, तो सिर्फ यहां आ जाएगा k। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू k इज इक्वल टू a, दैट्स इट। वहां से k डायरेक्टली रीड हो जाए। तो हम यहां पुट करें अगर xpt, और चूंकि xpt k के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स k इज इक्वल टू a। तो वहां से k क्या आ जाएगा, a ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास k की वैल्यू है। तो अब फिर जो ओवरऑल हमारे पास सॉल्यूशन आई वो क्या आई, xt विल बी क्या था, xpt प्लस xct। xpt चूंकि कांस्टेंट k के इक्वल था और k हमारे पास आ गया था फोर्सिंग फंक्शन a ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं फोर्सिंग फंक्शन a ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस xct, और xct का जो एक्सप्रेशन है वो अब डिपेंड करता है केस कौन सा होगा। जो 3 केसेस पड़ेंगे उनमें से जो भी केस आएगा उस हिसाब से xct का एक्सप्रेशन आएगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, वरना फिर अब हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। भाई कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। नो सर। नहीं है, चलो फिर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे जाते हैं। अच्छा, हमने सिंगल नोड पेयर और सिंगल लूप सर्किट जो थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए थे, उसको तो दोबारा डिस्कस करने की एज सच जरूरत नहीं है। लेट मी गो टू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो मतलब वो या वैसे ये है कि ओके, लेट मी डू इट, क्योंकि वो एग्जैक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करना वो और चीज होती है। तो ओके, लेट मी डिस्कस इट। तो देयर इज अ क्वेश्चन, इट्स अ सिंगल नोड पेयर क्वेश्चन। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है ना बेसिकली वो कल के सेशन में भी कर लेंगे, ताकि जो मोर कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस कर लें, ताकि ये कंप्लीट हो जाए सेकंड ऑर्डर। फिर जो अगले 2 हफ्ते हैं, और फिर मैं एक सेशन जो है वो एक्स्ट्रा भी करूंगा, या उसका रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, जो कि मैंने पिछली बार मिस किया था, पिछले ट्यूसडे को सेशन था। तो हमारे पास बेसिकली 5 लेक्चर्स होंगे एसी एनालिसिस करने के लिए। तो इसको कल भी कंटिन्यू करें। तो एक सिंगल नोड पे सर्किट है, ठीक है, जिसमें VT plus minus VC0, this is L, IL0, this is R। अच्छा, अब इसमें जो वैल्यूज एक्चुअली दी हुई हैं वो ये है कि R is 2 ohms, ठीक है, जो C है
इट इज 1/5 फैरेड और जो L है वो 5 हेनरी है। ठीक है, कुछ इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई है, मतलब जो इंडक्टर में से जो टाइम 0 पे करंट फ्लो कर रहा है वो भी दिया, वो है -1 एम्पेयर, और जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है टाइम 0 वो भी हमें दी हुई है 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब हमें कहा जा रहा है कि ओके वी नीड टू डिटरमिन द वोल्टेज VT विद दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब वो जो हमने सिंगल नोड पर सर्किट देखा था, अगर आपको याद हो, सिंगल नोड पर सर्किट से जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको याद हो उसकी फॉर्म क्या थी, जेनेरिक फॉर्म। हमने एक जेनेरिक फॉर्म डिस्कस की थी सिंगल नोड पर सर्किट की। इवेंचुअली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी वो ये थी, C टाइम्स d²v/dt² प्लस 1/r dv/dt और प्लस v/L इक्वल्स टू dis/dt। ये हमारे पास था। तो अच्छा, उस जेनेरिक फॉर्मुलेशन में हमारे पास एक करंट सोर्स भी थी, अगर आपको याद हो। जेनेरिक फॉर्मुलेशन में हमारे पास एक करंट सोर्स भी थी, लेकिन ये जो एग्जांपल है इसमें कोई करंट सोर्स नहीं। इसका मतलब कि वो जो IS वाली टर्म है, जेनेरिक फॉर्मुलेशन जो हमारे पास IS वाली टर्म थी, IS फंक्शन तो 0 है। तो अगर IS फंक्शन 0 है, तो जरा अगर आप देख लें इस एग्जांपल में देयर इज नो करंट सोर्स, कोई अलग से पैरेलल में कोई ब्रांच नहीं है जिसमें करंट सोर्स हो, व्हिच मींस द फंक्शन IS इज 0। तो IS अगर 0 है तो इस एक्सप्रेशन में यहां राइट साइड पे 0 आ जाएगा। ये तो हो गया 0 बिकॉज़ देयर इज नो करंट सोर्स। बेसिकली फोर्सिंग फंक्शन, ये हमारा f(t) था जो कि 0 हो गया। मैंने बताया था कि f(t) वो अपीयर होता है आइदर ड्यू टू अ वोल्टेज सोर्स और अ करंट सोर्स, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स है ना करंट सोर्स है, तो f(t) जो है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब तो सर इसका जी तो इसका सिर्फ क्रिटिकल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे फिर हम? हाँ, जारी बात है, इसका XPT 0 होगा। इसका इसमें सिर्फ आप XCT फाइंड करना, जो XT होगा इट विल सिंपली बी XCT, दैट्स इट। XPT 0 होगा, फोर्सिंग फंक्शन 0 है तो XPT 0 होगा। ठीक होगी बात। अब जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो सिंपली XCT होगा। अच्छा, तो हमने सिर्फ XCT फाइंड करना। अच्छा, अब इसमें जो क्या कहते हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज हैं C की, R की और L की, वो अगर हम पुट करें, जो पीछे वैल्यूज हमने देखी थी, R था हमारे पास 2 ओम आ रहा था, L जो था मेरे ख्याल वो 5 हेनरी था और C 1/5 फैरेड था। तो ये वैल्यूज को यहां प्लग इन करें, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं। इवेंचुअली हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है वो ये है, d²v/dt², ये वैल्यूज प्लग इन करने के बाद प्लस 2.5 dv/dt प्लस v इक्वल्स टू 0। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, इसको हम वो जो जेनेरिक फॉर्म थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसका राइट साइड पे 0 आ रहा था, वो क्या था? वो था d²x/dt², फिर था 2 zeta ओमेगा नॉट dx/dt और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 zeta ओमेगा नॉट 2.5 के इक्वल है और ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है। अगर हम कंपैरिजन करें तो 2 zeta ओमेगा नॉट 2.5 के इक्वल है और ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है। तो इस कंपैरिजन से ये हमारे पास आता है 2 zeta omega naught is 2.5 and omega naught square is 1, which means omega naught is 1. तो और ये ओमेगा नॉट आएगा तो फिर जीटा भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो जीटा वो आएगा कि अब इसको ओमेगा नॉट 1 हो गया ना, तो आप 2.5 और 2 कर लेंगे। ठीक है, बात नाउ यू कैन इजीली फिगर दिस आउट। ओके, अच्छा, अब तो जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब आएगी बेसिकली वो होगी s² प्लस 2.5s और प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको याद है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आती थी? हम ये अज्यूम करते थे कि xct इज इक्वल टू e पावर st, वो इसमें प्लग इन करते थे और फिर e पावर st को थ्रू आउट डिवाइड करते थे, तो हमारे पास इवेंचुअली ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट वी विल गोना गेट। ठीक है, वो बिल्कुल वही जो हमने जेनेरिक फॉर्मुलेशन में देखा था।
अब हम इसको सॉल्व करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, गो बैक टू दिस, तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो लेट मी इरेज दिस स्टफ। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास S1 आ जाता है -2 और S2 आ जाता है -0.5। दिस मीन्स कि अब ये वो ओवर डैम्प्ड केस है जिसमें दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं हमारे पास। दिस इज एन ओवर डैम्प्ड केस। तो ओवर डैम्प्ड केस है, तो which means then that your voltage VT, क्योंकि अब डिफरेंशियल इक्वेशन VT की टर्म्स में थी ना, तो बेसिकली वो जो VT है जो इस केस में वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की इक्वली है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन 0 है, विच इज अगेन VCT। अब अगेन यहाँ ये VCT से मुराद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं है, यहाँ C से मुराद कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, तो इसलिए मैं इसको अब रिमूव करने लगा हूँ। तो दिस विल बी कांस्टेंट K1 टाइम्स e पावर S1t प्लस कांस्टेंट K2 टाइम्स e पावर S2t, ठीक है, जो हमने देखा था पीछे। अब S1 जो है वो -2 है और S2 -0.5 है, तो वो अगर हम यहाँ वैल्यूज दोबारा प्लग इन करें, ये आ जाएगा K1 टाइम्स e पावर -2t प्लस K2 टाइम्स e पावर -0.5t। दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, अब हमने K1 और K2 जो है उनकी वैल्यूज डिटरमिन करनी है, ठीक है। तो वो कैसे हम डिटरमिन करेंगे, वो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। उसके लिए जो हमें इनिशियल वाली कंडीशन से, हाँ, ये जो हमें इंडक्टर का करंट और जो कैपेसिटर की वोल्टेज की जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इनको हम यूज करेंगे K1 K2 को डिटरमिन करने के लिए। कैसे यूज करेंगे, आप पहले इस एक्सप्रेशन में देखें। अगर हम यहाँ आर्ग्यूमेंट में t की जगह 0 पुट कर दें, तो v ऑफ 0 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ये एक्सपोनेंशियल भी 1 हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी 1 हो जाएगी। तो v0 सिंपली आ जाएगा K1 प्लस K2। अच्छा, हमें VC0 4 वोल्ट्स दी हुई है, लेकिन अगर आप इस सर्किट में गौर करें तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VC, इट इज द सेम एज वोल्टेज VT, पोलैरिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो VC0 का मतलब है आपको V0 भी गिवन है, बिकॉज सिंस अभी कह सकते हैं सिंस VT इज इक्वल टू VCT, VC0 will be equal to V0 which is equal to 4 volts। तो बेसिकली ऑल्दो हमें इनिशियल कंडीशन कैपेसिटर की वोल्टेज की दी हुई है, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमें वोल्टेज VT की इनिशियल कंडीशन दी हुई है, क्योंकि V0 4 है और V0 K1 K2 है। तो आप V0 की जगह 4 पुट करें तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है K1 और K2 की टर्म्स में। K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी गेट। हम कैसे करेंगे, दिस इंप्लाइज K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, ये एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, उसमें यह है कि दूसरी इक्वेशन के लिए आप ये जो आपने VT का एक्सप्रेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ K1 और K2, K1 टाइम्स e पावर -2t प्लस K2 टाइम्स e पावर -0.5t, इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो what you're gonna get, you're gonna get -2 K1 e पावर -2t और -0.5 K2 e पावर -0.5t, ठीक है। और somehow we'll try to now evaluate this derivative at 0। तो हम डेरिवेटिव ऑफ v जो है उसको 0 पे देखेंगे क्या ये अब, लेकिन ज़ाहिर बात ये हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है। हमें डायरेक्टली ये नहीं बताया गया कि जो वोल्टेज का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू टाइम 0 पे क्या है। दिस इज नॉट गिवन टू अस डायरेक्टली, लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं इनडायरेक्टली। वो इनडायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, वो इस तरह निकाल सकते हैं कि यही जो अपर नोड है, ये जो नोड है, इस पे अगर आप KCL अप्लाई करें, जो हमने वो जेनेरिक फॉर्मुलेशन में वो सिंगल नोड पे वाले में किया था, अगर आप इसको KCL अप्लाई करें तो दिस विल बी नथिंग बट C dV by dt dVC by dt प्लस VT over R प्लस ILT इक्वल टू 0। अपर नोड पे KCL अप्लाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा। अब चूंकि VC जो है वो VT की इक्वल भी है, तो ये VC की जगह यहाँ खाली V आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो V का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। यू कैन मेक dV by dt सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर हम इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी,
हम आएगा dv by dt will be equal to -1 over rc vt minus ilt over c. This is what we're going to get. अब हम इसको जीरो पे इवेल्युएट कर सकते हैं क्योंकि अब ये dvt by dt आ गया ना। तो अब हम डेरिवेटिव को जीरो पे इवेल्युएट करें तो क्या आएगा हमारे पास? डेरिवेटिव ऑफ v इवेल्युएटेड एट जीरो विल बी -1 over rc into v0 और -il0 over c. अब v0 और il0 ये दोनों गिवन है, तो हमने जो डेरिवेटिव जो है, ठीक है, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने अब एक्सप्रेस कर दी है इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल कंडीशंस जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। हमें v0 भी गिवन है, il0 भी गिवन है, ठीक है। तो v0 क्या है हमारे पास? v0 है 4 वोल्ट्स, क्योंकि vc वैसे गिवन था लेकिन vc चूंकि v है तो v0 इज 4 वोल्ट्स और il0 -1 है। तो वो हम यहाँ इसमें इधर सब्स्टिट्यूट करें, इन दो एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो dv0 हमारे पास आ जाएगा -5। दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, तो अब एक तरफ हमें पता है कि dv0 जो है, एक तरफ हमें मालूम है कि dv0 है -5, ठीक है। दूसरी तरफ जी क्वेश्चन है भी सर वो -4 माइनस के आगे फिर दोबारा वो -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 1 तो -3 हो जाएगा। यार आप ये करो ना, -1 over rc v0 करो और -1 over c il0 करो ना, तो r आपका 2 ओहम है मेरे ख्याल, r 2 है, क्या दिए बस यार क्वेश्चन में, r जो है वो 2 ओहम है, c 1/5 है और v0 4 वोल्ट्स है। ये क्या बन जाएगा? -1 over 2 into 1/5 into 4 और c 1/5 तो वो -5 into -1, तो ये 5 ऊपर जाएगा, ये चूंकि 5 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। -10 + 5 सर। हाँ तो -10 + 5, भाई -5 ही आ रहा, क्या ख्याल है? ठीक हो गया। अच्छा तो अच्छा, एक तरफ हमें ये जो डेरिवेटिव की वैल्यू इनिशियल वैल्यू -5 है और एक तरफ ये जो मैं डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन निकाला है, इसमें अगर हम देखें dv0 by dt इन टर्म्स ऑफ k1 k2 तो वो क्या आएगी? वो आएगी -2 k1 और -0.5 k2, और चूंकि ये 5 -5 की इक्वल है तो दिस विल बी -5। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास आई थी k1 + k2 = 4 और एक इक्वेशन की, अभी दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो हमारे पास k1 k2 की दो वैल्यूज आ जाएगी। k1 आ जाएगा 2 और k2 की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा वो भी 2 ही आ रहा है। अब वो जो vt था वो था, एक्सक्यूज मी सर, ये दूसरी इक्वेशन जो आई है k1 k2 की टर्म्स में, इसको जरा एक बार दोबारा बताइएगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी? दूसरी इक्वेशन नहीं, आपको समझ कहाँ से नहीं आई, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया वो मुझे बताएं। सर ये अभी बिल्कुल थोड़ा सा पहले जब ये k1 k2 की आपने दूसरी इक्वेशन बनाई है, वो डेरिवेटिव ऑफ v है ना रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका एक्सप्रेशन हमने निकाला था ना, -2 k1 e पावर -2t और -0.5 k2 e पावर -0.5t। आपको ये पता चला कि ये कहाँ से आ रहा है? जी सर वो डेरिवेटिव लिया है इसका, जो vt का एक्सप्रेशन है ना इन टर्म्स ऑफ k1 VT k2 के उसका डेरिवेटिव लिया है ना। अच्छा, आपको ये पता चला था कि चलो एक तो ये है ना, ये आपको पता चला था कि डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू एट टाइम 0 ये -5 कैसे है, ये आपको पता चला था? जी सर ये इसमें आपने वैल्यूज पुट की हैं, वो इनिशियल वैल्यूज, वो केसीएल अप्लाई किया था ना पहले जी हमने सर। डेरिवेटिव को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ v एंड il। अच्छा, तो उसके बाद फिर रह क्या गया यार? अब देखो ना, एक तरफ तो हमें जो dv/dt की वैल्यू एट 0 वो -5 हमें मिल रही है, दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि dv/dt इसके इक्वल भी है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम t की जगह 0 पुट करें तो ये एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी 1 हो जाएगी। तो डेरिवेटिव ऑफ v एट 0 क्या आ जाएगा? -2 k1 -0.5 k2। लेकिन साथ ही हमें ये भी मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ v एट 0 इज -5, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकते हैं। ओके सर समझ आ गई। हाँ ठीक है।
तो प्रीवियस केवल क्वेश्चन सर, किसी और प्रीवियस जो हमने सॉल्व की थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें K1 स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन था, तो इसमें क्या है K1 और K2? में K1 K2 इसमें स्टेडी स्टेट सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि K1 K2 दोनों एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये स्टेडी स्टेट नहीं है। मैं भी आपको बता देता हूँ, देखे ना, K1 जो है वो भी 2 आ रहा है, K2 जो है वो भी 2 आ रहा है, ठीक हो गया ना। तो VT का फिर क्या एक्सप्रेशन हमारे पास आया, VT आया ट्वाइस ऑफ e पावर माइनस 2t प्लस ट्वाइस ऑफ e पावर माइनस 0.5t, ठीक है। अच्छा, अगर t इंफिनिटी अप्रोच करे तो VT की क्या वैल्यू अप्रोच करेगा, VT ये एक्सपोनेंशियल भी 0 को पहुंचेगा, ये भी 0 को पहुंचेगा, आंसर 0 आएगा। स्टेडी स्टेट वैल्यू VT की 0 है। तो चूंकि ये K1 K2 जो है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट्स आते हैं ना, इनका स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन से ताल्लुक नहीं होता। वो जो XPT होता है ना, XPT, उसका स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन से ताल्लुक होता है बेसिकली। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सर, और डिकेइंग कांस्टेंट होता है इसमें? जी, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो जो फोर्सिंग फंक्शन था FT वो 0 है। इस एग्जांपल में देख लें, वो 0 है। आप वैसे भी देखें ना, वो जो हमने वो अभी थोड़े इस लेक्चर के शुरू में जो हमने सिंगल नोड पेयर सर्किट पढ़ा था, जो जेनेरिक डिस्कशन की थी, उसमें यहां साथ पे एक करंट सोर्स भी थी IS। तो वो उस IS सोर्स की वजह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी, उसमें राइट हैंड साइड पे ये IS का डेरिवेटिव आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहां चूंकि करंट सोर्स है ही नहीं, वो IS 0 है, तो राइट साइड पे 0 आएगा। वो जो डेरिवेटिव ऑफ IS था ना, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का FT था। अगर आपको याद हो, वो जो जेनेरिक फॉर्मुलेशन थी उसमें यहां करंट सोर्स थी साहब, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी वो क्या आ रही थी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी ना हमारे पास, C टाइम्स d स्क्वायर V बाय dt स्क्वायर प्लस 1 ओवर R dV बाय dt प्लस V ओवर L, और यहां राइट साइड पे आ रहा था DIS बाय dt। ये किस सर्किट के लिए था, ये इस सर्किट के लिए था। ये IS, ये रेजिस्टर, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ये सर्किट था। और ये नोड वोल्टेज थी VT, ये R था, ये L था, ये कैपेसिटर था। अभी हम जो एग्जांपल पढ़ रहे थे उसमें ये IS नहीं था, देयर वाज नो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। जो कि IS 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, ये टर्म 0 होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो चीज है ना, अच्छा अब इसमें इसको मैं फर्दर और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूं, थ्रू आउट C से डिवाइड कर दें पूरी सारी इक्वेशंस को। ये बन जाएगा d स्क्वायर V बाय dt स्क्वायर प्लस 1 ओवर RC dV बाय dt प्लस V ओवर LC इज इक्वल टू 1 ओवर C DIS बाय dt। ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये आपका f of t है। जो एक्चुअल वेरिएबल है, जिसको जो अननोन होता है, एक तो उसकी अपनी टर्म होती है मल्टीप्लाइड बाय सम अप्रोप्रिएट स्केलर, एक उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म होती है, एक उसके सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म होती है। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सबको इकट्ठा करके इक्वेशन के एक साइड पे लिख देते हैं, उसको f of t कह देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इस केस में ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये हमारा f of t है, लेकिन ये करंट सोर्स की वजह से आ रहा है। अब अगर करंट, अब ये जो एग्जांपल थी उसमें करंट सोर्स तो थी नहीं, there was no current, there was R, there was L, there was C, there was no current source, IS 0। IS अगर 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, ये टर्म तो गई, f of t 0 हो गया। इसलिए तो मैंने कहा था कि जो VT है, वैसे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन VP और VC दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का सम है, लेकिन चूंकि यहाँ फोर्सिंग फंक्शन 0 है तो VP भी 0 होगा, तो VT विल सिंपली बी इक्वल टू VC, जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? यस सर, एक ऐड करने की चीज, इसका मतलब ये हुआ कि जो XPT इज इक्वल टू K होता है वो आपका स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन होगा, जो A और ओमेगा नॉट स्क्वायर है। हाँ हाँ, वो आप उसमें देखो ना, वो हमारा स्टेडी स्टेट। हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो ना, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, हमने क्या कहा था, XT विल बी A ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर
लेट्स से अगर वो ओवर डैम्प्ड केस है, जीटा अगर ग्रेटर देन 1 है, तो आगे क्या आ रहा था, k1 e पावर s1t प्लस k2 e पावर s2t, ठीक है। और अच्छा, अब इसमें क्या कहते हैं, टी इन्फिनिट अप्रोच करे जब, उसमें, हाँ उसमें अमूमन बेसिकली ये होता है, अमूमन होता ये है कि ये s1 और s2 जो हैं बेसिकली ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव आती हैं, ठीक है। जो डिस्टिंक्ट केस होता है अमूमन उसमें s1 s2 की वैल्यूज नेगेटिव आती हैं, वो नेगेटिव आएगी तो फिर ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल बनेंगे दोनों। तो एज t अप्रोचेस इंफिनिटी तो सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म रह जाएगी, तो x इंफिनिटी विल बी a ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स डिके कर देंगे। यस, दिस विल बी अ स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है। वैसे तो तीनों केसेस के अंदर ही ये वाला जो पार्ट होता है ना XCT, तीनों केसेस में ही वो डिके कर जाता है व्हेन t अप्रोचेस इंफिनिटी। तो वो जो XPT वाली टर्म है वही आपको स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन होती है। तीनों केसेस में ही जो XCT होगा ना वो डिके कर देगी टुवर्ड्स, ठीक। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, VT का एक्सप्रेशन अब हमारे पास आ गया है, तो इफ यू नो VT, तो अब कौन बताएगा अगर VT आ गया तो फिर ILT का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, ILT कैसे निकालेंगे? VT आ गया सर हमारे पास, 1/L वाले उससे इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला से। एब्सोल्युटली। देखो ना ILT, देखें अब जो कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो भी VT है, ठीक है, इट्स सेम, VLT इज सिंपली VT। तो ILT जो जनरल एक्सप्रेशन है वो क्या है, 1/L इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू t। अब वैसे तो यहाँ VLX आना चाहिए, लेकिन चूंकि VL V के एक आ जाएगा VXT है, ठीक है। और चूंकि यहाँ इनिशियल कंडीशन t 0 पे दी हुई है, तो इसकी जो वो इक्विवेलेंट फॉर्मुलेशन है वो हम यूज कर लेते हैं, 1/L इंटीग्रल 0 टू t कर लेते हैं, यहाँ VX dx कर लेते हैं और आगे लिख देते हैं IL0, ताकि वो इनिशियल कंडीशन को भी हम यूज कर सकें। ठीक होगी ना बात? यस और सर। चूंकि IL0 जो है वो होगा -1 एम्पेयर, इधर -1 आ जाएगा, L भी गिवन है, V का एक्सप्रेशन भी गिवन है, वो यहां सब्स्टिट्यूट करें, इंटीग्रेट करें, यू विल गेट द वैल्यू फॉर, यू गेट द एक्सप्रेशन फॉर ILT। ठीक हो गया? अब ये पार्ट कर लोगे ना भाई आप लोग? यस सर, हो जाएगा। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, तो ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। ये तो एक सिंगल नोट पर की थी, एक और एग्जांपल है वो सिंगल लूप वाली है, लेकिन वो मैं वहां पे छोड़ता हूँ, सिंगल लूप वाली आप कर लेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एग्जांपल ये है, now this is a bit more complicated ना, ये उस तरह वो स्टैंडर्ड सिंगल नोड पेयर है, उस तरह स्टैंडर्ड सिंगल नोड पेयर नहीं है, और ना ही ये सिंगल लूप है। अच्छा, ये करंट है IT। कल बेसिकली अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके जिसमें फिर वो स्विचिंग ऑपरेशन भी इन्वॉल्व हो रहा होगा, कि पहले स्विचिंग ऑपरेशन से पहले एक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होगी, फिर स्विचिंग ऑपरेशन के बाद एक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो कल इंशाल्लाह हम लंबा सेशन कर लेंगे, हो सका तो 2 घंटे का भी, जिसमें हम वो स्विचिंग ऑपरेशन वाले क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर सर्किट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो अब इसमें हमने इस नोड की जो वोल्टेज है उसको VT से डिनोट किया जा रहा है, आप इसको ग्राउंड कर दें। तो बेसिकली हमने VT और IT जो लेबल हो रहे हैं, ये VT है और ये IT, इनको डिटरमिन करना है बेसिकली। अब एक बात तो पक्की है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर सर्किट है, तो चाहे आप VT
की टर्म्स में इवेंचुअली कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए या आईटी की टर्म्स में बनाए, इवेंचुअली हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आनी है वो सेकंड ऑर्डर ही हो, ठीक है। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वीटी हो या आईटी हो, वो होनी सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या किया जाए वैसे आपके ख्याल में, आप इसको कैसे, इस सर्किट को कैसे एनालाइज, अभी ये वैसे बड़ा बेसिक सा सर्किट है, तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है कि इसमें हम लूप एनालिसिस या नोडल एनालिसिस उस तरह स्टैंडर्ड जो हम टेक्निक्स डिस्कस की थी वो करें, अभी भी ये बाय इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली हो सकता है। तो लेट्स सपोज कि अगर हमने जो नोड वोल्टेज वीटी है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को हमने डिटरमिन करना है, तो व्हिच मींस वी नीड अ डिफरेंशियल इक्वेशन इवेंचुअली इन टर्म्स ऑफ वीटी। तो अभी ख्याल में ये नोड वोल्टेज वीटी की टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आ सकती है, क्या किया जाए? केसीएल से सर। केसीएल आप किस पे अप्लाई करेंगे, इस नोड पे? जी सर, इसी नोट पे। अच्छा चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। पहले हम सारे आईएल करंट एंटर हो रहा होगा। मैं भी देखता हूँ, पहले हम सारे करंट्स को लेबल कर लेते हैं। एक करंट आई2 तो ऑलरेडी लेबल्ड है ना, इसको आप कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं IR2, और इसको कह देते हैं कि ये भी इधर जा रहा है, इसको IC कह देते हैं जो कैपेसिटर में जा रहा है। लेट्स से तो इस पे अगर हम अप्लाई करें KCL, तो जो करंट एंटर हो रहा है उसको हम पॉजिटिव कह लेते हैं, जो लीव कर रहा है उसको नेगेटिव, ये हो जाएगा IT पॉजिटिव, उसके बाद -IR2 -IC इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब IC और VC का जो रिलेशनशिप है हमें मालूम है, IC विल बी इक्वल टू C टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ VC विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और जो IR2 है बाय पैसिव साइन कन्वेंशन ऑफ ओम्स लॉ, दैट विल सिंपली बी VT ओवर R2, और चूंकि जो VC है वो VT के इक्वल है, तो यहां भी VC की जगह खाली V आ जाएगा, तो दिस विल बिकम IT माइनस, अब मैं खाली V लिख रहा हूं, V ओवर R2 माइनस C टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्योरली इन टर्म्स ऑफ V नहीं आई है, अब ये I भी है। अब इस I का क्या किया जाएगा? हमें तो प्योरली हमें एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ V इन्वॉल्व हो। अभी तो ऐसी नहीं आई ना हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी V वाली टर्म है, ये भी V वाली, लेकिन ये IT आ रहा है, IT तो हमें फिर हमें IT को किसी तरह रिप्लेस करना पड़ेगा किसी अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन से। तो क्या किया जाएगा? देखिए ना, यहां से हमारे पास जो IT का एक्सप्रेशन आता है, IT इज इक्वल टू C dV/dt प्लस V ओवर R2, मतलब अगर मैं IT को सब्जेक्ट बना लूं, लेट्स सपोज, ठीक है ना, यहां से हमारे पास आ जाता है IT इज इक्वल टू C dV/dt एंड प्लस V ओवर R2, ठीक है, ये IT आ गया। लेकिन जाहिर बात है, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट अ डिफरेंशियल इक्वेशन प्योरली इन टर्म्स ऑफ V। तो उसके लिए क्या किया जाए? इस सर्किट को देख के कोई बता सकता है क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? लेट्स सपोज ये जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस ये रखते हैं, R1 के क्रॉस जो पोलैरिटी इसको प्लस माइनस ऐसे रखते हैं। अगर हम ये जो लूप है, इस लूप पे KCL अप्लाई कर दें, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट्स सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, मूव लाइक दिस, केवीएल सर। KVL, केवीएल हाँ कह रहे हैं आप? KVL, KCL तो नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, इधर से इधर जाए तो ये ड्रॉप है, ये जो प्लस से माइनस से ड्रॉप है तो ये आ जाएगा प्लस VLT, पहला तो ये, उसके बाद अगेन ड्रॉप है प्लस VR1, और अगेन ड्रॉप है प्लस VC इक्वल टू 0। चूंकि VC V ही है तो VC के खाली V कर देते, एक ये चीज होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं वो बैक साइड पे जा रहा हूं, तो ये है VL प्लस VR1 प्लस V इक्वल टू 0। तो VL प्लस VR1 प्लस V इक्वल टू 0, और हम पीछे निकाल चुके हैं कि IT हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, IT इज इक्वल टू C dV/dt प्लस V ओवर R1। अच्छा, VL हमें मालूम है क्योंकि वो हमने पोलैरिटीज और करंट की डायरेक्शन ऐसी रखी हुई कि कोई साइन नेगेटिव साइन नहीं आएगा। VL कैन बी रिप्लेस्ड बाय L टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू टाइम, VR1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय I टाइम्स R1 एंड V तो हमारे पास है ऑलरेडी। अब आप ये देखो, अब ये वही I है जो यहाँ आई है, तो अगर
अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा भला? तो दिस इंप्लाइज L टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ व्हाट? अब वो जो IT का एक्सप्रेशन जो हमने पहले निकाला हुआ था, C dv by dt प्लस v ओवर R1 और प्लस ये IR1 और प्लस v इक्वल टू 0। ठीक है, ऑफ कोर्स सॉरी, ये I की जगह, अब I की जगह अगेन हम पुट करेंगे ना, I की जगह ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा C dv by dt प्लस v ओवर R, ये I इंटू R1, सॉरी ये v ओवर R2 था, इंटू R1 और प्लस v इक्वल टू 0, ये होगा। अब आप देखें, अब आप इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर v बाई dt स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 ओवर R1 dv बाई dt। तो आप देखिए इवेंचुअली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ v, और वो क्या आएगी? वो ये आएगी d स्क्वायर v बाई dt स्क्वायर प्लस 1 ओवर R2c प्लस R1 ओवर L इंटू dv बाई dt, ये पूरा का पूरा इसका कोफिशिएंट हो गया, एंड प्लस R1 प्लस R2 ओवर R2LC इंटू v इक्वल टू 0। अब आप इसको देखें, अगर वो जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, दिस इज नथिंग बट 2 zeta ओमेगा नॉट एंड दिस थिंग इज नथिंग बट ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हो गया। तो अब इस एग्जांपल में हमें तो पीछे ही कर लेते हैं, वो अब आपको पता चल ही गया क्या है। एग्जांपल में हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज, वो ये दी हुई है जी कि R1 इज 10 ओहम, मैं ओहम नहीं लिख रहा, R2 इज 8 ओहम, C गालिबन है 1 ओवर 8 फेरेड, L जो है वो 2 हेनरी है और VC0 हमें गिवन है 1 वोल्ट और IL0 हमें गिवन है हाफ एम्पेयर। तो ये वैल्यूज आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बनी है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इवेंचुअली यू विल गेट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, d स्क्वायर v बाई dt स्क्वायर प्लस 6 dv बाई dt प्लस 9v इक्वल टू 0। अब ये अगेन ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है जिसमें फोर्सिंग फंक्शन f ऑफ t 0 है, और उसकी वजह भी है, उसकी वजह है कि अगेन इस डायग्राम में अगर आप देखें, इस डायग्राम में कोई इंडिपेंडेंट कोई सोर्स नहीं है, ना वोल्टेज सोर्स है ना करंट सोर्स है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सर्किट देखो, सेकंड ऑर्डर RLC सर्किट जिसमें ना कोई वोल्टेज सोर्स हो ना करंट सोर्स हो, तो आप फौरन आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जिसके राइट साइड में फोर्स फंक्शन f ऑफ t 0 आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो अगेन अब इसकी जो ओवरऑल सॉल्यूशन है, इट विल बी सिंपली द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, तो VT विल सिंपली बी VCT। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपने VCT कैसे निकालना। ठीक है, उसके वो दो कांस्टेंट्स आएंगे K1 K2, इनिशियल कंडीशंस आएंगी, वो आप सब आपने खुद करना। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछना, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। अब कल इंशाल्लाह इसी सेकंड ऑर्डर सर्किट के हम स्विचिंग ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ये हमारा ये पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो। एनी क्वेश्चन या नहीं? नो सर। चलिए दैट्स गुड। चलिए ठीक है, मैं फिर रिकॉर्डिंग जो है उसको मैं stop करने लगा। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं रिकॉर्डिंग पे स्टॉप करने लगा। सर यहाँ पे सर जीटा सॉल्व किया कंपैरिजन से तो 1 है, तो डायरेक्ट हम क्रिटिकली डैम्प्ड वाली सिचुएशन ही लगा दें फिर यहाँ पे। हाँ सारी बात है। वैसे भी इसके दोनों जो रूट्स आ रहे हैं वो -3 आ रहे हैं। हाँ जीटा 1 आ रहा है, बिल्कुल दोनों रूट -3 आ रहे हैं इसी वजह से। बस ठीक है, फिर हो जाएगा उससे आगे। तो देखिए जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसके बाद फिर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आते हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे आपको पता चल जाता है कि तीनों में से कौन सा केस है, और फिर उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी सॉल्व कर लो। ठीक, चलो मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूं।